छत्रपति महाराज शिवाजी की, छत्रपति महाराज शिवाजी की, छत्रपति संभाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ राव जी शिंदे और मेरे छोटे भाई और यहां के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय राव साहब दानवे, एमओएस रेलवे, डॉक्टर भागवत कराड़ जी, राज्य मंत्री फाइनेंस श्री संदीपन जी भूमरे, श्री अतुल जी सावे, श्री अंबादास जी दानवे, लीडर ऑफ अपोजिशन, कृपा शंकर सिंह जी, माजी मंत्री श्री जय कुमार रावल एमएलए एंड एक्स मिनिस्टर, हरिभाऊ बागड़े एमएलए, श्री किशोर आधा पाटिल एमएलए, श्री नारायण कुचे, श्री इवेला महाले, श्री उदय सिंह राजपूत, श्री प्रशांत बंग एमएलए और यहां उपस्थित मेरे कुटुंब के मेरे बहनों एवं भाइयों, मुझे यह कहा गया था कि महाराणा प्रताप के सम्मान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा और इसलिए मुझे आमंत्रित किया गया था। बहनों भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का दृश्य मुझे अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि यह सभा नहीं है, यह समुंदर है, यह समुंदर है मेरे बहनों भाइयों। महाराष्ट्र में आपकी इतनी बड़ी ताकत है, इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी। छत्रपति संभाजी इस नगर में आने के बाद मैंने यह फैसला किया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और संभाजी की प्रतिमा पर मैं माल्यार्पण कर हृदय से अपने सम्मान की मैं अभिव्यक्ति करूंगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, दोनों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई ही नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहता हूं। औरंगाबाद का नाम बदलकर आपने छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपकी सरकार को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी कदम आपकी सरकार के द्वारा उठाया गया है। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया था कि यदि मैं जा रहा हूं और छत्रपति संभाजी नगर में मैं जा रहा हूं तो पहले उनकी प्रतिमा का पर माल्यार्पण करूंगा। आप सबको मालूम है कि भारत में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले जननायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने शौर्य और पराक्रम की जिस परंपरा का निर्माण किया था, उसे संभाजी महाराज ने बखूबी निभाया है। बाद में यही परंपरा मराठा साम्राज्य के उदय के रूप में मजबूत हुई है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है मेरे बहनों भाइयों कि अब औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया है। और आज जिस महाराणा प्रताप का स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब यहां एकत्रित हैं, वह महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के कैसे महानायक हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मेरे बहनों भाइयों, मान, सम्मान, स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। बहादुर आदमी, स्वाभिमानी आदमी अपने जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन स्वाभिमानी यदि इंसान है तो कभी अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता, भले ही सिर ही क्यों न कटा देना हो। भारत में, इस दुनिया में यदि यह मिसाल देखनी हो तो राणा प्रताप के जीवन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जा सकता है। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों,
खुदीराम बोस रहे हों, अशफाकुल्ला खां रहे हों, राणा प्रताप की तरह ही बहनों भाइयों, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में जब अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी और गोलियों का जवाब जब अपनी गोली से दे रहे थे, तब उनके रिवाल्वर में जब अंतिम गोली शेष बची, उन्हें चिंता सताने लगी कि कहीं अंग्रेजियों की रिवाल्वर की नापाक गोली हमारे सीने में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। तो स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। यह प्रेरणा महाराणा प्रताप जैसे मनीषियों के द्वारा प्राप्त हुई थी। बहनों भाइयों, मैं यहां पर एक और शख्स का उल्लेख करना चाहता हूं, अशफाकुल्ला खां। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, बूढ़ी हो गई हूं, बहू मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता गुलामी की बेड़ियों की काटने की तड़पन थे। जब बराबर मां कहती थी बेटा तुम शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी वह परवरिश करेगी, मेरी देखभाल करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाकुल्ला ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तो मेरा यहां संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपनी निकाह करने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, जो कि इस देश को महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने दी है, और उसी रास्ते पर चलकर लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटा है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई है, महाराणा प्रताप ने जंगलों में अपना जीवन बिताया है, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। और साथियों, महाराणा प्रताप आज भी उतने ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं जितने वह 500 वर्ष पहले थे। और मैं कहना चाहता हूं, आज भी 500 वर्ष पहले जितने महत्वपूर्ण महात्मा महाराणा प्रताप से आज भी हैं, और 500 और 1000 वर्ष बाद भी महाराणा प्रताप हमारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि इस दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। सारी प्राकृतिक और मानव के द्वारा बनाई गई हर चीज अस्थायी होती है, हर चीज को एक न एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन इस क्षणभंगुर दुनिया में अगर कोई चिरस्थायी है तो वह एक चीज है। मेरे कुटुंब के लोगों, ध्यान रखना, जीवन में एक ही चीज अस्थायी है, वह है हमारा और आपका स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान। मेरे बहनों भाइयों, जिंदगी में हर चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान से मेरे बहनों भाइयों कभी समझौता मत करना। अगर आप महाराणा प्रताप की जीवन यात्रा देखेंगे तो उसमें कई घटनाएं ऐसी मिलती हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो अकबर की तरफ से उनको न जाने कितने प्रलोभन दिए गए कि आप दरबार में हाजिरी लगाइए, अकबर को बादशाह कहिए और मुगलिया सल्तनत के झंडे के नीचे मेवाड़ पर शासन करिए। बहनों भाइयों, आप जानते हैं कि कैसे महाराणा प्रताप ने उस समय बिल्कुल इस ऑफर को, इस मांग को उन्होंने ठुकरा दिया, और उन रजवाड़ों ने अकबर को अपना बादशाह मान लिया था, और अकबर का हुक्म मानते हुए वो लोग प्रशासन भी चलाते थे। कई ऐसे रजवाड़े हमारे देश में थे, लेकिन प्रताप यानी महाराणा प्रताप सिंह जिस किस मिट्टी से बने हुए थे, उन्होंने मेवाड़ की गद्दी पर बैठते ही एकलिंग भगवान की सौगंध खाई थी कि वो मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे,
और उन्होंने इस धरा के स्वाभिमान और इस राष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए सारे लुभावने प्रस्तावों को जूते की नोक पर रख दिया था महाराणा प्रताप ने। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मेवाड़ राजवंश के उस ध्येय वाक्य को चरितार्थ किया जिसमें यह कहा गया है कि जो दृढ़ राखे धर्म को, मैं आपको भी कहना चाहता हूं मेरे कुटुंब के लोगों, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, यानी जो अपने धर्म पर दृढ़ रखता है उसकी भगवान भी मदद करता है, परमात्मा भी मदद करता है। और राणा प्रताप ने हमें यही शिक्षा दी है, लाख मुसीबत आने पर भी कैसे हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें, उससे हिले ना। हमें अक्सर यह बात सुनने को मिलती है, कुछ लोगों द्वारा ऐसे स्वर उठाए जाते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो बलिदान दिया उसका आखिर लाभ क्या हुआ? वह जीवन भर जूझते रहे, क्या मिला उनको? यह सवाल पूछने वाले लोगों तक को मैं कहना चाहता हूं कि प्रताप के उस बलिदान के बावजूद भी मुगलिया सल्तनत कायम रही। लोग यह कहते हैं कि प्रताप को इससे मिला क्या? और प्रताप के इस बलिदान ने, मेरे बहनों भाइयों, उनके जीवन को भी बड़ा संघर्षपूर्ण बना दिया था। ऐसा प्रश्न करने वाले लोग वे होते हैं जो हर चीज को लाभ और हानि के तराजू पर तौलते हैं। इस चीज से परे उनका दिमाग ही नहीं जाता है, वो हर चीज को लाभ और हानि के आधार पर देखते हैं। साथियों, प्रताप के पास विकल्प था। प्रताप को जो संधि प्रस्ताव भेजे जा रहे थे वह इस बात के प्रमाण हैं कि यदि महाराणा प्रताप चाहते तो बिलासी और वैभवशाली वह जीवन जी सकते थे, लेकिन प्रताप जानते थे कि यदि वह झुक गए तो हिंदुस्तान से भारत की धर्म पताका हमेशा के लिए झुक जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बिलासी लेकिन गुलामी भरे जीवन के स्थान पर एक संघर्षपूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीना चुना था। बहनों भाइयों, ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप। और उनके इस निर्णय ने मेवाड़ के आक्रांताओं के लिए अभेद्य बना दिया था इस मेवाड़ को। उनके इस निर्णय ने जनता को यह संदेश दिया है, मेरे बहनों भाइयों, कि यदि अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो धर्म की डोर पकड़े रहना, कर्तव्य से किसी भी सूरत में विचलित न होना। यदि आप उस दौर में महाराणा प्रताप के समर्पण को ठीक समझ लें तो आप उस दौर में मुगल काल न कहकर, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से आपको बतलाना चाहता हूं, यदि आप उस दौर में महाराणा प्रताप के समर्पण को ठीक से समझ लें तो आप उस दौर को मुगल काल न कहकर महाराणा काल कहेंगे। मेरे बहनों भाइयों, महाराणा काल कहा जाएगा। अपनी मातृभूमि के प्रति ऐसा समर्पण, अपने धर्म के प्रति ऐसी अगाध श्रद्धा विरले ही देखने को मिलती है। और आज आप देख सकते हैं कि मेवाड़ में आज भी महाराणा प्रताप की पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं, जबकि आक्रांताओं की पीढ़ियों का कोई नामो निशान नहीं है। हमें किसी स्थान पर इस पूरे भारत में नहीं मिलता है। प्रताप के उस निर्णय ने प्रताप के प्रताप को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे अनेक उदाहरण हमको इतिहास में देखने को मिलते हैं जहां हम फौरी तौर पर जीत नहीं दिखाई देती है, लेकिन वह हार एक बड़ी विजय के लिए नींव तैयार कर देती है। कहने वाले यह भी कहते हैं कि क्या आवश्यकता थी भगत सिंह को क्रांतिकारी बनने की? भगत सिंह चाहते तो आरामदायक जीवन जी सकते थे, वे चाहते तो कोई नृप हो ये हमें क्या हानि जैसे भाव के साथ भी जी सकते थे। यानी सत्ता किसी की भी हो, हमें फर्क क्या पड़ता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों के विरोध का ही रास्ता उन्होंने चुना। बहनों भाइयों, और इस रास्ते पर भगत सिंह ने देश के लोगों में आजादी के प्रति जो अलख जगाई, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। ऐसा ही एक उदाहरण कुछ समय पहले आई महाराणा नामक एक पुस्तक में भी हमें देखने को मिलता है। इसमें एक लेखक, एक राइटर लिखते हैं, एक बार ऐसी अफवाह उड़ा दी गई कि महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया है। यह अफवाह अपने आप में इतनी बड़ी बात थी कि उस समय के बीकानेर के राजा ने महाराणा प्रताप को यह लिखकर पूछा कि हे प्रताप, क्या सच में आपने आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या सच में
सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम से उग चुका है। साथियों, उस पर महाराणा प्रताप ने बीकानेर के राजा को पत्र लिखकर जवाब दिया था कि भगवान एकलिंग जी की कृपा से जब तक प्रताप के शरीर में प्राण है तब तक प्रताप की तलवार यवनों की गर्दन पर रहेगी। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सूर्य अभी पूर्व से ही उदय हो रहा है और आगे ही यह सूर्य बराबर पूरब से ही उदय होगा, यह महाराणा प्रताप ने कहा था। साथियों, मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटनाओं का प्रभाव न केवल उस कालखंड पर बल्कि उसके बाद की पीढ़ियों पर भी बहुत व्यापक रूप से पड़ता है। किसी युद्ध का फौरी परिणाम तो 1-2 दिन में भी आ सकता है, लेकिन उस परिणाम का असर सैकड़ों सालों तक चलता है। कुछ युद्ध केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़े जाते हैं। उसी प्रकार महाराणा प्रताप का जो स्वतंत्र रहने का निर्णय था उसे लाभ हानि के तराजू पर मेरे बहनों भाइयों नहीं तोला जा सकता है, बल्कि इसे उस रूप में देखना चाहिए कि उस निर्णय का देश की जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। मेरे कहने का आशय यह है कि राजा का जैसा आचरण होता है प्रजा भी वैसे ही आचरण का अनुसरण करती है, फॉलो करती है। इसलिए महाराणा प्रताप ने अपने आचरण से, अपने निर्णयों से अपनी जनता को मार्ग दिखाया है जिस पर हम आज भी चलने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, हम एक राष्ट्र के रूप में कितने भाग्यशाली हैं। हम ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है जिनके चरित्र और आचरण के सामने एक बार को तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे चरित्र, ऐसे बहादुर हमारे देश में पैदा हुए हैं। आज हम जिस जिले में एकत्र हुए हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम छत्रपति संभाजी नगर है। छत्रपति संभाजी ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने आचरण का एक ऐसा उदाहरण पेश किया जो सदियों तक दोहराई जाएगी। औरंगजेब द्वारा छत्रपति संभाजी को न जाने कितनी यातनाएं दी गई, उनको न जाने कितने कष्ट दिए गए, लेकिन ये कष्ट वीर योद्धा संभाजी के राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम का बाल बांका भी नहीं कर पाए थे। मध्यकाल का ही मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मित्रों, उस बहुत विस्तार में आपके सामने मैं नहीं जाना चाहता। बस यही कहना चाहता हूं कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आखिर कौन सा कारण है कि न जाने कितनी सभ्यताएं मिट गईं, लेकिन हमारा अस्तित्व आज तक भी उसी तरह टिका हुआ है। न जाने कितने आक्रांताओं ने हम पर आक्रमण किए, लेकिन आज भी हमारा ध्वज लहरा रहा है। केसरिया ध्वज आज अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं। बहनों भाइयों, लगता है कि उस समय भी युद्ध के मैदान में ऐसा ही केसरिया ध्वज लहरा रहा था। आज यह जो हमारी हस्ती अभी तक बची हुई है और यह जो हमारी सभ्यता अभी तक फल फूल रही है, इसका सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी इस मातृभूमि ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए हैं जिन्होंने मातृभूमि को हर सुख सुविधा से ऊपर रखा है और अपने शौर्य और पराक्रम से अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति की बराबर उन्होंने रक्षा की है। मेरे बहनों भाइयों, हम वह मूल्य मैं कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता यदि बची है तो ऐसे महापुरुषों के कारण ही बची है। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के कारण, छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे महापुरुषों के कारण, संभाजी महाराज जैसे महापुरुषों के कारण भारतीयता से मेरा आशय उन मूल्यों से है जो एक व्यक्ति के तौर पर हम सभी भारतीयों में विरासत के रूप में मिलती है। वह मूल्य जिसे हमें महिलाओं व बुजुर्गों का सम्मान करना सिखाता है, जिसे हमें बताया जाता है कि देश का हित सर्वोपरि होता है। और इन मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचाने में इन महापुरुषों का बहुत ही योगदान है। और मेरे बहनों भाइयों, यह उन महापुरुषों की ही जलाई हुई ज्योति है जिससे अभी तक भारतीय सभ्यता को प्रकाश मिल रहा है। और इन महापुरुषों के बलिदान के कारण ही हम सनातन धर्म बन पाए हैं और इसके कारण भारतीयत्व जीवित रहा है। और इसी भारतीयत्व ने समय समय पर दुनिया को अपने ज्ञान की रोशनी दी है। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप की जीवन गाथा के पन्नों को पलट कर देखिए, ऐसे छत्रपति महाराज शिवाजी के जीवन के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए,
छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन को पन्नों पलट कर देखिए बहनों भाइयों, मनुष्य के जिंदगी में स्वाभिमान से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। हल्दी घाटी में कैसा करिश्मा किया था महाराणा प्रताप ने, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज भी चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा, आपको विश्वास दिलाता हूं। भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पड़ोसी देश चीन है, लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो, डंके की चोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यही हमारा संकल्प है। यही प्रेरणा तो हमें महाराणा प्रताप के द्वारा प्राप्त हुई है। यही प्रेरणा तो महाराणा प्रताप का जीवन इतिहास हमको देता है मेरे बहनों भाई। इतना ही नहीं, मैं बतलाना चाहता हूं, जो कुछ भी है हमारे प्रधानमंत्री का भी सीना बहनों भाइयों 56 इंच का है। इसलिए हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपका कभी मस्तक हम लोग नहीं झुकने देंगे। हम लोगों ने तय किया है। मैं संरक्षण मंत्री हूं। सचमुच मुझे अजीबोगरीब लगता था जब मैं ये सुनता था कि भारत के सेना के जवानों के हाथों में राइफल, टैंक, गोले, बारूद, मिसाइल ये दुनिया के दूसरे देशों से बनकर आते थे। कैसा स्वाभिमान था। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अब चाहे टैंक होंगे, बम होगा, गोले होंगे, टैंक होगा, मिसाइल होगी, अब हम दुनिया के दूसरे देशों से नहीं बनाएंगे, बल्कि हमारे भारत की धरती पर बनेगा, भारतवासियों के हाथों से बनेगा। बहनों भाइयों, भारत को हम आत्मनिर्भर बनाने का हम संकल्प ले चुके हैं। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। 2014 के पहले दुनिया के देशों को हम केवल 900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे। आज आप जैसे अपने कुटुंब के स्वाभिमानी लोगों के सामने आज ये बतलाने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, 2014 में जहां 900 करोड़ रुपए के हथियारों का एक्सपोर्ट करते थे, आज हम 16,000 करोड़ से अधिक रुपए का एक्सपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों को कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। यह बात मैं नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोग भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग भी यह कहते हैं। भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। भारत का कद बढ़ा है। पहले भी मैं विदेशों में जाता रहा हूं, आज भी विदेशों में जाता हूं। पहले मैं देखता था इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को ध्यान से नहीं सुनती थी, कहती थी भारत तो कमजोर देश है, सुनो न सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बहनों भाइयों, सीना ठोक कर कह सकते हो, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह है महाराणा प्रताप का भारत, यह है महाराणा प्रताप का भारत। और आप लोगों ने एक ऐसा 56 इंच चौड़े सीने का प्रधानमंत्री दे दिया है। यूक्रेन में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, यूक्रेन में हमारे 22,000 से लेकर 23,000 भारतीय छात्र फंसे हुए थे। उनके मां बाप हिंदुस्तान में कहते थे, अरे प्रधानमंत्री जल्दी से हमारे बच्चों को यूक्रेन से निकाल कर बाहर लाओ, नहीं कब रूस के बम गोले गिर जाएं और हमारे बच्चों की जिंदगी चली जाए। दुनिया में जो कोई देश नहीं कर पाया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। मेरे बहनों भाइयों, नाज है मुझे इस प्रधानमंत्री पर। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की, और जरूरत पड़ी तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक गया और हमारे भारतवासी यूक्रेन से भारत की धरती पर आ गए। यह है भारत। एक पड़ोसी देश है हमारा,
मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोग महाराणा प्रताप को आदर्श मानने वाले हैं, छत्रपति महाराज शिवाजी को आदर्श मानने वाले हैं, संभाजी महाराज को आदर्श मानने वाले हैं। बुज़दिल लोग भारत में नहीं रहते हैं। आतंकवाद के सहारे भी एक हमारा पड़ोसी देश भारत को बराबर कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। बहनों भाइयों, इतना भरोसा रखना, क्योंकि हम लोगों ने करके दिखा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कि जिस समय पुलवामा का, गलवान घाटी का जब कांड हुआ था, यूई का कांड हुआ था, उसमें वह करिश्मा कर दिखाया हमारे यहां के सेना और सुरक्षा के जवानों ने कि हमने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि हम दुश्मन को इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। इसलिए आज इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति नहीं हिला है, एक व्यक्ति नहीं हिला है। जो यहां बैठा है वह बैठा हुआ है। इतनी सभा में, इतनी बड़ी सभा में कभी मैंने यह दृश्य नहीं देखा था बहनों, यह दृश्य नहीं देखा। इसलिए मैं अपनी तरफ से पहले तो अपने सभी आयोजकों का और बहुत सारे नौजवान, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे भागवत कराड़ जी के साथ गए थे मुझसे मिलने। मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम किसी तरह से टल जाएगा। भगवत कराड़ जी का कहना था और उनके साथ जो लोग गए सबका कहना था, साहब जो कुछ भी हो जाए, कल ही मुझे पूना में कार्यक्रम को संबोधित करना है, लेकिन आपको आना ही है। मैंने कहा चाहे जो कुछ भी हो जाए, महाराणा प्रताप का सवाल है, तो चाहे जितनी भी मुसीबतें क्यों न हो, मैं मुसीबतों का सीना चीर कर मैं आऊंगा बहनों भाइयों। और आज आप सब लोगों के बीच मौजूद हूं और आप सब लोगों का यह उत्साह देकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं बराबर। और मैं यहां पर फिर से यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और नौजवान उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, दोनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने आज जो करिश्मा आपने किया है, इस समाज ने जो कुछ भी मांगा था दिल खोल कर आपने दे दिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर बैठे हैं कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकते बहनों भाइयों। यदि किसी ने एहसान किया है तो जरूरत पड़ने पर उसके लिए गर्दन कटा देते हैं। ऐसे लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः वीर महाराणा प्रताप की स्मृति को नमन करते हुए और साथ ही आप सब अपने कुटुंब के लोगों के सामने भी शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करते हुए यहीं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, जब बैठे रहिए, एक हाथ भी नीचे नहीं होना चाहिए। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और मीडिया के लोगों को कहूंगा, हमको मत देखिए, उनको देखिए, इस महासमुद्र को देखिए। और एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस, जरा आइए, आइए दानवे जी, आइए भागवत जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की, छत्रपति महाराज शिवाजी, संभाजी महाराज की, संभाजी महाराज की, और आप लोगों की भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।